एक घूंट पानी पी सकते हैं। गेहूं की रोटी खा ली, अब भात खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गेहूं की रोटी खाने के बाद और भात खाने से पहले एक घूंट पानी पी सकते हैं। लेकिन ज्यादा पीने की इच्छा हो तो ऐसा हो सकता है, तो आयुर्वेद ने उसके लिए बात ये कही है कि आप घर में जो दाल बनाते हैं, दाल, उसमें जास्ती पानी डालिए और दाल का पानी पीते हैं। आपको सादा पानी पीने से निषिद्ध किया है आयुर्वेद ने, लेकिन दाल के ऊपर का पानी आप चाहें उतना पी सकते हैं। तो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपको आदत है कि हम तो बिना पानी के तो खा ही नहीं सकते, तो आप पानी दाल का लेके बैठिए। मूंग की दाल बनाइए, पानी जास्ती डालिए, दाल अलग रखिए, पानी गिलास में निकाल के उसको खाने के साथ पीते रहिए। तो आप बोलेंगे इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि कल मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि पानी जिस चीज में मिला दिया उसी का गुण धारण करता है। दाल का पानी में दाल का गुण है, पानी का नहीं है। इसलिए दाल का पानी आप चाहे तो 1 गिलास 2 गिलास भी पी सकते हैं, लेकिन सादा पानी पीने के लिए आयुर्वेद ने मना किया है। दाल का पानी तेजी से लिया तेजी से तो बिल्कुल नहीं पीना, तेजी से कभी भी कोई द्रव नहीं पीना, पानी ही नहीं। मैंने आपको एक नियम बताया कल, आयुर्वेद के भागवत जी का लिखा हुआ सूत्र कि पानी घूट घूट भर के पीना, ये नियम आप सभी द्रव पदार्थों पर लागू कर दीजिए। दूध पीना हो तो भी घूट घूट करके पीना, रस पीना है तो भी घूट घूट भर के पीना, ताक पीनी है तो भी घूट घूट भर के पीना। माने जिस वस्तु में पानी मिला हुआ है वो सभी को घूट घूट भर के पीना। दाल का पानी भी पीना है तो भी घूट घूट भर के पीना, सिप भर के ही पीना, वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। दाल का पानी बूढ़े लोगों को बराबर नहीं होता है। कुछ दाल का पानी, जैसे उड़द की दाल का पानी अगर बूढ़े लोग पिएंगे तो उनको बहुत तकलीफ करेगा, लेकिन वही बूढ़े लोग मूंग की दाल का पानी पिएंगे तो बहुत उनके लिए फायदे कारक होगा। इसी तरह हाँ, मूंग की दाल का, तुअर की दाल का नहीं, मूंग की दाल का पानी सबसे अच्छा है बूढ़े लोगों के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे अच्छा दाल का पानी है वो मसूर की दाल का पानी। तो बूढ़े लोगों के लिए जिनकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर हो गई है, वो कितनी भी ऊपर हो, उनको अगर पानी ज्यादा पीने की जरूरत पड़े तो मूंग की दाल नंबर 1 और मसूर की दाल नंबर 2। तुअर की दाल जितना कम खाएं उतना अच्छा है, उड़द की तो कभी भी ना खाएं, वही अच्छा है। जूस अगर ठंडा पिया जाए तो? बिल्कुल नहीं, ठंडा जूस कभी भी काम नहीं आएगा। हाँ, एक विकल्प है कि आपको दूध अगर पीना हो तो ठंडा पी सकते हैं, लेकिन कब? उसकी व्यवस्था यह है कि जिनको अल्सर की बीमारी है, अल्सर आप समझते हैं, पेट में घाव होना, खासकर आहार नली में, अन्न नली में घाव का होना, उसको अंग्रेजी में अल्सर कहते हैं। ये अल्सर की बीमारी जिनको है उनको आयुर्वेद ने नियम बनाया है कि वो ठंडा दूध पी सकते हैं, अल्सर है तो। और अगर नहीं है तो कुछ भी ठंडी चीज पीने की अनुमति नहीं है। साधारण तापमान पे गर्म की हुई चीजें ही शरीर के लिए उपयोगी होती हैं। अल्सर को छाछ नहीं चलती है? अल्सर को छाछ कभी कभी एक परिस्थिति में नहीं चलती, जब अल्सर पेप्टिक अल्सर में बदल जाए तो छाछ उसके लिए जहर जैसी हो जाती है, बिल्कुल जहर हो जाती है। एक डॉक्टर ने अल्सर के लिए छाछ बताया था। हाँ, लेकिन वो छाछ कैसी? ट्रीटमेंट की हुई। ट्रीटमेंट समझते हैं? मैं इसका हिंदी करके या मराठी, माने उस पर कोई उपचार करके छाछ पीना, उपचार किया हुआ। जैसे उपचार कैसा? उसमें जीरा डाला गया हो, काला नमक डाला गया हो, सेंधा नमक डाला गया हो, ये उपचार करना हुआ। इसी तरह से छाछ को गर्म किया गया हो, ये उपचार करना हुआ। या थोड़ी देर के लिए उस छाछ को किसी चांदी के पात्र में रखा गया हो, ये उपचार करना हुआ। तो उपचार करके, एक तो होती है सीधे सीधे छाछ, सीधे सीधे माने दही में पानी मिलाया और आपने वो चलाया और उसमें से मक्खन निकाला, ये जो छाछ है ये सीधी छाछ है।
इसके बाद इस पर उपचार करना, तो इसमें सेंधा नमक मिला दिया, काला नमक मिला दिया, जीरा डाल दिया, बघार कर दिया, चांदी के पात्र में थोड़ी देर रख दिया। इस तरह का उपचार करके ली गई छाछ, ये मैं आपको कल नहीं परसों बताने वाला हूं। बीमारी के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आज का विषय छोड़िए, इसको परसों मैं बताने वाला हूं। अभी तो आप वो सवाल पूछिए जो विषय कल से हमने शुरू किया है और आज मैंने आपके सामने फिर से रखा है। पानी के बारे में 4 सूत्र जो कल मैंने बताए हैं, इनके बारे में पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, ताकि आगे 10 सूत्र मुझे आज बताने हैं आपको। सुबह के पानी में नींबू डाल के पिया करते हैं। सुबह जरूर पी सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई तकलीफ है तो ये नियम नींबू डालकर पानी पीने का उनके लिए है जिनको कफ की वृद्धि बहुत हो गई। कफ की वृद्धि हो गई मतलब वजन बहुत बढ़ गया। ये वजन बढ़ना कफ की वृद्धि का निशानी है। मेद बढ़ गया, वजन बढ़ गया, मोटापा हो गया, अब आपको तकलीफ बहुत है, तो आयुर्वेद में एक सूत्र है, श्लोक है कि नींबू डालकर पानी पीना। अगर आपका वजन समान है, सम्यक है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो नींबू डालकर पानी पीने की आपको उतनी आवश्यकता नहीं है, सादा पानी ही आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि वजन बहुत बढ़ गया है तो जरूर नींबू डालकर पानी पीजिए। जी, इंसान का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ, ये प्रश्न कल पूछा तो अच्छा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कल के 4 सूत्र जो मैंने बताए हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाए, इस दृष्टि से उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछिए। कल इस प्रश्न का अपने आप ही उत्तर आने वाला है मेरे व्याख्यान में। सुबह पानी कितना होगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था कोई ये पूछे। इन्होंने पूछा है, मैंने कल बताया कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। अब प्रश्न उन्होंने पूछ लिया कि उठते ही पहले मुंह साफ करना चाहिए तब पानी पिए या बिना मुंह साफ करके पानी पिए। मैंने आपको कल उसका नियम ये बताया था कि ये लार है ना, सतत बनती है। रात को हम सो जाते हैं तब भी ये लार बनती है। रात भर हम सोए हुए हैं, ये लार अंदर नहीं जाती, इधर उधर जमा हो जाती है। अब सुबह उठे, आपने मुंह साफ किया, तो रात्रि में जो लार बनी है वो मुंह का पानी जब आप फूकेंगे तो जाने वाली है। तो ये सबसे कीमती चीज है जो आप मुंह के साथ फूकने वाले हैं। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह उठते ही बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए, बिना मुंह साफ किए पानी पीना चाहिए। अब आप इसमें थोड़ा सा मन में आएगा, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए एक दूसरा सूत्र उसमें है कि रात को सोने के पहले मुंह साफ करके सो जाइए। रात को जब भोजन आपने कर लिया और सब कुछ आपका हो गया, अब आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तो मुंह साफ करिए, दांत साफ करिए, दातुन करिए, मंजन करिए और सो जाइए, ताकि सुबह उठते ही पानी पीने में मानसिक रूप से आपको कोई त्रास ना हो। जी, पानी पीने का समय क्या होना चाहिए? हाँ, आदर्श समय तो ये है 4:30 बजे के आसपास। आदर्श सुबह 4:30 बजे से लेकर 45 मिनट का समय है। आयुर्वेद ने उसको बिल्कुल निश्चित रूप से लिखा है। भागवत ऋषि ने एक श्लोक में बहुत स्पष्ट लिखा है कि सुबह का उषापान माने सुबह का पानी 4:30 बजे से 5:15 बजे के बीच में पीना सबसे अच्छा होता है। क्यों? कारण भी है उसका। मैंने आपको कल कहा था, फिर आज दोहरा रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। सुबह जब होती है, सूर्य निकलने से पहले का समय, इस समय शरीर में वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। दोपहर जब होती है, सूर्य बहुत तेज तपता है, उस समय शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और शाम को जब सूर्य समाप्त हो जाता है, रात हो जाती है, तो कफ का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। हम शरीर में 3 तरह की व्याधियों को मानते हैं आयुर्वेद में। वात, जिसको वायु भी कहते हैं, पित्त और कफ। तो सुबह सुबह का समय वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। और भागवत ऋषि बोलते हैं कि शरीर में जो होता है वो बाहर है वही होता है। आपने एक सूत्र सुना है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और इसका उल्टा भी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में होगा वही पिंड में होगा।
तो सुबह का जो समय है उषा काल, सूर्य निकलने के पहले का, उस समय वातावरण में सबसे ज्यादा वायु का प्रवाह रहता है। आप कभी भी ये महसूस कर सकते हैं, सुबह के समय वायु सबसे ज्यादा रहती है वातावरण में। इसलिए बोला जाता है ना, सुबह उठकर टहलना, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना, सुबह उठकर लोगों को ये आने जाने के बारे में। तो सुबह वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो शरीर में भी वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है। अब वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है, तो वायु को शांत करने की ताकत दुनिया में किस चीज में सबसे आसान है? तो कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बहुत तेज आंधी चलती हो, धूल उड़ती हो और अचानक से बारिश हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ शांत हो जाए, है ना? माने पानी की ताकत है वायु को शांत करने की। तो आयुर्वेद में भागवत ऋषि ने कहा कि सुबह चूंकि वायु का प्रकोप सबसे ज्यादा है और वो समय है 4:30 बजे से 5:15 बजे का, तो इस समय अगर आप पानी पी लेंगे तो शरीर की वायु शांत रहेगी, और वायु अगर शांत रहेगी तो वायु से उत्पन्न होने वाले लगभग 48 रोग आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे। वो आप जो पानी के बाद बोल रहे हैं ना, तो प्राणायाम करना पड़ता है, तो प्राणायाम के हिसाब से पानी पीना मना है उनको। हाँ, अभी आपका कोई एक संप्रदाय होगा जिसमें सुबह उठते ही प्रणाम करने की बात है, तो प्राणायाम करना, प्राणायाम के 20 मिनट पहले आप पानी जरूर पी सकते हैं। 20 मिनट पहले आपका प्राणायाम का जो समय निश्चित है 5:30 बजे मान लीजिए, इसके 20 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप प्राणायाम करिए, लेकिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद। तो नित्य कर्म से निवृत्त होने में ही आपको 25-30 मिनट लगने वाले हैं। शौच जाएंगे, संडास जाएंगे, फिर दांत साफ करेंगे, तो इसके सबसे पहले पानी पीने की बात आ रही है। तो प्राणायाम तो नित्य कर्म के बाद ही होने वाला है, तो ऐसे तो सामान्य रूप से 30-40 मिनट उसमें जाने ही वाले हैं। इसलिए मन में ये दुविधा मत रखिए, आप तो उठते ही पी लीजिए पहले पानी। याद नहीं आती है तो रात को अपनी चारपाई के नीचे पानी भर के रखिए, उठते ही ध्यान आ जाएगा तो पी लीजिए। पीने का तरीका मत भूलिएगा, एक एक सिप करके आनंद लेते हुए मुंह में उसको घुमाते हुए पीना। सुबह का पानी तो मुंह में घुमा के ही पीजिए, एक बार भरा ऐसे ऐसे फिर पीना, ताकि ये जहां भी लार छुपी हुई है वो उसमें घुलकर अंदर आ जाए। पानी पी के पीछे सो सकते क्या? जी ना सोए तो अच्छा है। नींद आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर में ही उठें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी पीने के बाद भी नींद आ रही है तो इसका मतलब है नींद पूरी नहीं हुई है, तो उठने में थोड़ा आधा घंटा विलंब कर दीजिए, देर से ही उठिए। ये मत करिए कि पानी पी के फिर सो जाए, क्योंकि पानी पिया है वायु का प्रकोप उस समय कम हो जाएगा, तो नींद आपको अच्छी आने वाली है ही नहीं। पानी पीते ही कभी भी अच्छी नींद आएगी नहीं, जब तक कि वो पानी पचेगा नहीं, क्योंकि नींद आने के लिए वायु का प्रकोप बढ़े ये जरूरी है। और अगर आपने पानी पी लिया है तो नींद अच्छी आएगी नहीं, आधी आएगी आधी नहीं आएगी। तो अच्छा है कि पहले पूरी नींद करके फिर उठिए, फिर पानी पीजिए। पानी कितना होना? हाँ, मैंने कल कहा था, फिर बता रहा हूं, 1.25 लीटर होना सुबह का पानी, 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पहले ही दिन से 1.25 लीटर हम पी सकते हैं? शायद नहीं पी सकते। तो पहले दिन 1 गिलास होना, 1 गिलास भी नहीं पी सकते तो आधा गिलास होना, आधे गिलास 4-5 दिन पी के फिर 1 गिलास करना, फिर 4-5 दिन के बाद 1.5 गिलास करना, फिर आप हफ्ते के बाद 2 गिलास, ऐसे बढ़ाते जाना और बढ़ाते बढ़ाते उसको 1.25 लीटर तक ले आना, तो उस समय बिल्कुल परफेक्ट हो। दिन में कितना होता? दिन में 24 तास में अगर आपको पानी पीना है तो एक तो न्यूनतम है और एक अधिकतम है। अधिकतम सीमा माने मैक्सिमम कितना पानी पी सकते हैं, उसका सूत्र है आपका वजन जितना है उसमें 10 का भाग दीजिए, जो अंक आता है उतने लीटर पानी अधिकतम एक दिन में आप पी सकते हैं। अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम जो पानी पीने की क्वांटिटी है वो क्या है? आप एक दिन में जितना भोजन करते हैं, एक दिन में जितना भोजन करते हैं उसमें 10 का गुणा कर दीजिए, उतना मिनिमम पानी पीजिए।
जैसे मान लीजिए 350 ग्राम भोजन आपका है एक दिन में, तो 10 का गुणा कर लीजिए, 3.5 लीटर पानी एक दिन में कम से कम होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? आपका वजन 60 किलो है, इसमें 10 का भाग दे दीजिए तो 6 आ गया, तो अधिक से अधिक 6 लीटर, कम से कम 3.5 लीटर, ये बीच की रेंज है आपकी। जैसे वायु तत्वों को शांत करते हैं जी तो चलेगा क्या? क्या बोला आपने? तांबे के लोटे में पानी, हाँ, तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ये तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने का नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है शरीर में ऐसी, जिसके कारण अंदर के शरीर में ताम्र की मात्रा कम हो गई है, उनके लिए ये है। माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिस बीमारी में तांबे की मात्रा, शरीर में तांबा होता है, शरीर में सोना भी होता है, शरीर में चांदी भी है, शरीर में लोहा भी है, ऐसे 18 तत्व हैं हमारे शरीर, और ये सब मिट्टी से आए हैं। मिट्टी से जो कुछ भी अन्न पैदा होता है उसमें ये सब होते हैं, हम उसे खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। तो शरीर में तांबे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती हैं। उनमें से एक बीमारी बताओ जो आजकल बहुत आती है, सिर के बाल जल्दी गिरना। ये जितने बाल झड़ने वाले मरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, समझ लीजिए शरीर में ताम्र तत्व की कमी हो गई है, माने तांबे की कमी हो गई है। तो ऐसे लोगों को तांबे के लोटे में रखकर पानी पीना बहुत अच्छा होगा, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से आंखों की रोशनी कम हो गई है, उसमें भी ताम्र तत्व कम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तांबे में रखा हुआ लोटे का पानी आप पिए। ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में मैं कल और परसों दोनों दिन में बताने वाला हूं कि किनको ये पीना है, लेकिन आज प्रश्न आ गया इसलिए इशारे में कहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है, और अगर है तो कल आप ध्यान रखिएगा, मैं बीमारियों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूं, उसमें आप कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तांबे के लोटे का पानी पी सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, तांबे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते, बीच बीच में उसको रोकना पड़ता है। 3 महीने लगातार पी लिया, अब 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 1 महीने छोड़कर फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने पी लीजिए, फिर 1 ऐसे करके चलेंगे तभी उसके परिणाम अच्छे आएंगे। नहीं तो एक दूसरी कोई बीमारी लग गई तो आप फिर उसके लिए परेशान हो। 4 सूत्र जो कल और आज बात हुई है, इनमें कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई हो गया? स्पष्ट है? अच्छा, ये प्रश्न अगर आप नहीं कर रहे हैं और शंका सब आपकी समाधान हो गई। अभी जो बताया कि वायु का प्रकोप जैसे शांत करते हैं वैसा वातुर पित्त के लिए, वो कल बताऊंगा, परसों भी बताऊंगा। अभी तो पानी की बात चल रही है इसलिए मैंने थोड़े संदर्भ में कहा। पित्त को कैसे शांत करना, कफ को कैसे शांत करना, वात पित्त को कैसे शांत करना, वात कफ को, ये सब बताने वाला। जलन को कैसे शांत करना वो बताऊंगा, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा। पान के बाद तुरंत चाय पी सकते हैं? नहीं पी सकते, 40 मिनट बाद। ब्रश करना हो तो? ब्रश करना हो तो एक कम से कम 20 मिनट बाद। जब कुल्ला करते तो पानी मूवमेंट से बाहर आ जाता है। हाँ, आपने सुबह पानी पिया और पानी पीने के 20 मिनट बाद आप चाहें तो कुल्ला दातुन कर सकते हैं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। बाहर आता है पानी? जी, बाहर आता है, मूवमेंट होता है पानी। आता है तो आने दो ना, वोमिट कर दो। अगर ऐसा लग रहा है आपको, होगा वो कब? जब आपने शरीर की क्षमता से ज्यादा पानी पी लिया, मैंने 1.25 लीटर बताया, अगर 1.5 लीटर पी लिया तो बाहर आएगा, तो उस स्थिति में उसको निकल जाने दो, रोकना नहीं है। अगर आपको वॉमिटिंग के साथ पानी बाहर आ रहा है पीने के बाद, तो कर दो वॉमिटिंग, निकल जाने दो, उसको रोकने की जरूरत नहीं। 1-2 दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन से ठीक हो जाएगा। आगे चलें? हाँ मेरे नाश्ता करते हैं जी, तो पानी नहीं पीने, नाश्ता करने के 1 से 1.5 घंटे बाद पीने का। जैसे खाने का नियम वही नाश्ते का नियम, वही रात्रि के भोजन का नियम।
भोजन करना हो या नाश्ता करना हो उसके 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है, लेकिन पहले पीना हो तो 40 मिनट पहले पी सकते हैं, चाहे जितना, पेट भर के। जी, नारियल का पानी भी वही नियम है, भोजन के तुरंत बाद नारियल का पानी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें नारियल का गुण है, पानी का नहीं है। नारियल का पानी माने रस, रस की श्रेणी में आता है। जैसे गन्ने का रस, ऊस का रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, नारियल का पानी भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, ताक भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, आम का रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, संतरे का रस, द्राक्ष का रस, कोई भी रस भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। और कल मैंने बताया था कि रस में भी पानी है तो भी रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। रस में पानी है, मैंने बताया था कि उसमें पानी का गुण नहीं है, उसमें वो फल का गुण है जिसका वो रस बना है। जैसे नारियल के पानी में पानी का कोई भी गुण नहीं मिलेगा, वो जो भी गुण मिलेगा वो नारियल का है। आम के रस में पानी मिलाया है लेकिन उसमें पानी का कोई भी गुण नहीं मिलता, आम का गुण जितना है वो पानी में मिलेगा जो आम के रस में है। द्राक्ष का रस है, इसमें पानी का कोई गुण नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो द्राक्ष का गुण उसमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सर, सोडा धीरे धीरे पीना चाहिए या जल्दी से? भैया सोडा तो पीना ही नहीं चाहिए, सोडा पीना तो बहुत ही खराब है। माने जहर पीना चाहते हैं आप? सोडा माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया हुआ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड माने जहर। ये शरीर से बाहर निकालने की क्रिया रात दिन शरीर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। आप पानी में मिला के उसको पिए तो मूर्ख से भी महामूर्ख हैं आप। कुछ गैस की प्रॉब्लम हुई और गैस की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करिए, ये नहीं है कि गैस की प्रॉब्लम के लिए और गैस पी लीजिए। आग लगी है और आग लगाएंगे वहां, या आग को शांत करेंगे? क्या करेंगे बताइए? ये घर में आग लग गई और आग लगाएंगे या इसको शांत करेंगे? शांत करेंगे। तो और गैस क्यों पी रहे हैं? अगर गैस की प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो फिर कैसे ठीक होगी ये गैस की प्रॉब्लम? ये मैं कल और परसों बताने वाला हूं, आप चिंता मत करिए, ये विषय आने ही वाला है। एक एक बीमारी से बात करके मैं आपको बताने वाला हूं कि गैस है तो कैसे ठीक करना चाहिए। अभी तो 4 सूत्र बात हुई थी, उस पर कोई प्रश्न हो, शंका हो, जरूर पूछ लीजिए ताकि आप ये कल से करें। जी जरूर पी सकते हैं, जरूर पीजिए। मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि पूरे 12 महीने कोमट पानी पीजिए। अगर आप में थोड़ी भी सहन करने की क्षमता है तो पूरे 12 महीने, क्या जनवरी, क्या फरवरी, क्या मार्च और क्या जून, सभी दिन कोमट पानी पीजिए। तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि जिंदगी में 103 रोग कभी नहीं आएंगे आप। 103 माने 103 रोगों से जिंदगी भर आप बचे रहेंगे, जिंदगी भर अगर कोमट पानी पीने का नियम डालें तो। और ये बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिन में आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सूट होगा, कोमट पानी सबको सूट होता है। हमारे जीभ को टेस्ट खराब लग गया है वो अलग बात है, कोमट पानी सबसे ज्यादा सूट होता है शरीर को। मैं परसों आपको एक केमिकल एनालिसिस बताने वाला हूं। जब हम ठंडा पानी पीते हैं उसको शरीर में पाचन होने के लिए कम से कम 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और कोमट पानी को शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए मात्र 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं। माने कोमट पानी 1 घंटे 40 मिनट में शरीर को जहां जो उपयोग करना है कर देगा, और ठंडा पानी वही काम करने में उसका 4 गुना समय ज्यादा लेता है। तो कोमट पानी अगर जिंदगी भर पिए तो बहुत ही अच्छा है। और जिनको वात की तकलीफ है उनके लिए तो कोमट पानी औषधि है, दवा है। जिनको भी वात की तकलीफ है, गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, थोड़ा भी काम करो तो सांस भरती है, जिनको भी वायु का प्रकोप है शरीर में, उनको तो हमेशा ही कोमट पानी पीना सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि। ठीक है, कल की बात समाप्त। जी आगे चले। आप कुछ पूछ रहे हैं पीछे भाई? हो गया, अभी आगे बढ़ो। हो गया ना? हो गया। आप अभी ये परसों बात करूंगा ना इस पर। चलिए
ये सवाल रहेगी अभी, आगे बढ़ो आगे बढ़ेंगे। अभी आगे के 10 सूत्र और बताता हूं। कल 4 हुए, आगे 10 सूत्र बताता हूं। 5वां सूत्र है जो आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत आधार है, मूल आधार है, और अष्टांग हृदय में सबसे ज्यादा इसमें जोर है। वो ये कि आप जो भोजन, अभी तक पानी की बात हो रही थी, अब भोजन की बात शुरू हो रही है कि जैसे पानी पीने के नियम है, ऐसे ही भोजन करने के भी नियम है। उनमें से एक नियम तो कल मैंने बताया था, क्योंकि वो पानी के संदर्भ में आया था। हड़ू हड़ू घ्या सावकाश घ्या, ये सबसे बड़ा नियम है आयुर्वेद में। भागवत ऋषि ने, चरक ऋषि ने, आत्रेय ऋषि ने, काश्यप ऋषि ने, भाव प्रकाश ऋषि ने, निघंटु ऋषि ने, ये सब नाम है ऋषियों के, बहुत ताकत से इस बात पर जोर दिया है, सावकाश घ्या, हड़ू हड़ू घ्या, धीरे धीरे खाना खाओ, कुछ भी खाओ धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत करो खाने में, कभी भी जल्दी मत करो खाने में। और कई ऋषियों ने तो ऐसा लिखा है कि अगर जल्दी है तो कुछ मत खाओ, बिना खाए रह जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि साहब मुझे तो ट्रेन पकड़नी है और टाइम हो गया है और वो छूटने वाली है, तो ट्रेन तो आप छोड़ नहीं सकते, तो खाना छोड़ दो। तो आप बोलेंगे फिर क्या भूखे रहे? भूखे मत रहिए, ट्रेन पकड़ने के लिए खाना मत खाइए, खाने को पैकेट बंद करके ट्रेन में ले जाइए, वहां बैठ के खाइए, आराम से खाइए। कहने का मतलब ये है। और इसको दूसरी भाषा में अगर मैं आज के लिए कहूं, खाना खाते समय शरीर में थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए। खाना खाते समय, खाना खाने के बाद बढ़ जाए तो बात अलग है। खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और मन में बहुत अशांति है, धड़पड़ चल रही है, स्ट्रेस बहुत है, तो ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होता है। उस समय खाना नहीं खाना, खाना शांत होके ही खाना। इसके लिए सूत्र बताया कि भोजन आ गया, अब मन को शांत करिए, शरीर को शांत करिए। इसके लिए भोजन मंत्र की व्यवस्था की गई है, इसके लिए ईश्वर का ध्यान करने की व्यवस्था की गई है। आपके सामने भोजन रखा है, अपने इष्ट देव को थोड़ी देर 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा, फिर खाइए। इसलिए खाना खाते समय कभी भी तनाव ना रहे मन में और शरीर में, ये ध्यान रखिए। और खाते समय तनाव नहीं होगा तो उस खाने का पाचन सबसे अच्छे तरीके से होगा और शरीर को जितना चाहिए शरीर उसमें से पूरी पोषकता ले लेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ये 5वां सूत्र है। खाना खाना है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और कितना चबाना है ये कल मैंने बता दिया था, सिर्फ याद दिला रहा हूं। अपने अपने दांत गिन लीजिए। किसी को 32 है तो 32 बार चबाना है, किसी को 30 है तो 30 बार चबाना, किसी को 28 है तो 28 बार चबाना। धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। और आप शुरू में 4-5 दिन तो गिन गिन कर चबाइए। 4-5 दिन के बाद खुद अपने आप आदत पड़ जाएगी शरीर को, वो बिना गिने भी उतना ही चबाएगा। इसलिए खाना खाते समय किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह की धड़पड़, किसी भी तरह की जल्दबाजी कभी भी मत करें। जो लोग धीमे खाना खाते हैं उनका आरोग्य और उनकी उम्र दोनों ही लंबी होती है। ये 5वां सूत्र है। अभी 6ठा सूत्र। 6ठा सूत्र है वो ये कि खाना खा रहे हैं तो हमेशा बैठकर खाना, खड़े होकर कभी भी खाने का नियम मनुष्यों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। क्यों है जानवरों के लिए और क्यों नहीं है मनुष्यों के लिए? जानवर 4 पायों पर चलते हैं। उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र शरीर का, वो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य 2 पायों पर चलता है। तो मनुष्य का जो गुरुत्व केंद्र है और पशुओं का जो गुरुत्व केंद्र है, दोनों अलग हैं। वो 4 पाए हैं, हम 2 पाए। तो खड़े होकर खाने के लिए पशुओं को अनुमति है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को बैठकर ही खाना चाहिए। अर्थात बफे सिस्टम, बफेलो सिस्टम है। बफेलो माने मछली, मछली खाती है खड़े होकर।
मनुष्य को नहीं है। तो आप बोलेंगे हम कहीं शादी में गए हैं, अब व्यवस्था वहां ऐसी है कि खड़े होकर ही खाना पड़ता है, तो क्या करें? तो भी आपको मेरी विनती है कि आप जहां भी शादी में गए हैं, लग्न प्रसंग में गए हैं या किसी भी प्रसंग में गए हैं और वहां बुफे सिस्टम का खाना है, तो आप अपनी प्लेट में खाना ले लीजिए और कहीं बैठकर खाइए, बैठकर खाइए। खड़े होकर खाना बहुत ही तकलीफ का काम। अब वो क्या तकलीफ है वो आपको मैं बता देता हूं। अभी आप बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएंगे। आपको अंतर महसूस होता है शरीर में, बैठे होने में और खड़े होने में? महसूस होता है ना? क्या ज्यादा अच्छा लगता है? बैठना ना। बैठते समय शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। फिजिक्स की भाषा में अगर मैं कहूं, भौतिक शास्त्र की भाषा में, बैठते ही शरीर का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और खड़े होते ही फिर से गुरुत्व केंद्र बदल जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? जब आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो आपके ऊपर सबसे अधिक होता है जब आप खड़े होते हैं। तो जैसे ही आपने खाया तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का होता है। तो आप खाना खाएंगे तो नियम तो ये है कि ये धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए, लेकिन खड़े होकर खाएंगे तो ये पूरा जल्दी से उतर जाता है। अब ये जो जल्दी से उतरा हुआ खाना है, इसमें लार की मात्रा जो आहार नली में मिलनी चाहिए वो कम हो जाती है और गुरुत्व केंद्र बदल जाने के कारण ये जल्दी से नीचे आता है, तो इसके पाचन में फिर संकट पैदा हो जाता है लार की कमी होने के कारण। तो खड़े होकर जो खाना खाया उसको पाचन होने में बैठकर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है और समय ज्यादा लगता है, शरीर के अंगों को भी तकलीफ ज्यादा होती है पाचन करने। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनको बैठकर ही भोजन करना सबसे अच्छा है। अब बैठना भी कैसा? आप तो कहेंगे जी मैं तो कुर्सी पे बैठ के खाता हूं, माने डाइनिंग टेबल भी तो बैठना ही हुआ। डाइनिंग टेबल बैठना नहीं है, बैठना ये है यदि आप अभी बैठे हैं, ये बैठना है। आपने जो आसन इस समय लगाया हुआ है इसको सुख आसन कहते हैं। सुख आसन में बैठना ही बैठना होता है, कुर्सी पे बैठने का खाना खाने का नियम नहीं है। ये कुर्सी पे बैठकर खाना खाने का नियम यूरोप में है, भारत में नहीं। यूरोप और भारत में क्या अंतर है? यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी बहुत है, आप जानते हैं, और इतनी ठंडी है कि एक बरस में 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, 8 महीने। और ठंडी इतनी होती है कि तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऋणात्मक, बर्फ पे बर्फ जमी रहती है। तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर में स्नोवियल फ्लूइड कम बनता है। स्नोवियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, ये जो जॉइंट्स है ना आपके सभी, इन जॉइंट्स में रहता है। हड्डियों के बीच में आपस में जो टक्कर होती है इसको बचाने के लिए, घर्षण बचाने के लिए, जैसे गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं ना, तो शरीर का मोबिल ऑयल है जिसको स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ठंड वाले देश के लोग हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्लूइड, तो वो जल्दी बैठ उठ नहीं सकते। इसलिए उनको नियम है कि वो खड़े होकर भी खाएं या कुर्सी पे बैठ के खाएं, क्योंकि ये घुटना उनका मुड़ नहीं सकता, स्टिफ होता है, बहुत कड़क होता है। इसलिए वो मेज कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। भारतवासियों के लिए ये नहीं है मेज कुर्सी पे खाना, हमको तो जमीन में बैठकर ही खाना सबसे अच्छा है। तो आयुर्वेद ने इसका सूत्र बनाया कि जमीन पर बैठकर भोजन करें, ये बहुत आवश्यक है निरोगी होने के लिए। अब आप बोलेंगे जी डाइनिंग टेबल का क्या करें? बेच दो, खरीदा है तो बिक भी सकता है ना। तो आप कहेंगे जी पैसा उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन शरीर तो अच्छा रहेगा। और मेरी एक सुझाव है कि डाइनिंग टेबल की लकड़ी निकाल के उससे वो पट्टे बना दो जिसपे थाली रख के खाना खाते, पार्टी, वो डाइनिंग टेबल की लकड़ी से बहुत अच्छा बनेगा, माने सदुपयोग हो जाएगा ना। नहीं तो बेच दो उसको, ये किसी काम की चीज नहीं है डाइनिंग टेबल। और एक दूसरे हिसाब से भी मैं सोचता हूं कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल बेकार है। कैसे बेकार है? ये रखा रहता है ज्यादा देर, तो
उपयोग तो मुश्किल से दिन में 1 कलाक ही होता है, 1 घंटे ही होता है, कभी कभी तो 1 घंटे भी नहीं होता। लेकिन 1 घंटे के लिए कितना खर्चा है जरा हिसाब लगाइए। 40 गांव में 1 स्क्वायर फीट जमीन की क्या कीमत है? यहां पे जहां हम बैठे 1 स्क्वायर फीट जमीन की कितनी कीमत है? 500 रुपए। ठीक है, तो 10 स्क्वायर फीट की कितनी होगी? 5000 हो गई। तो 5000 रुपए कीमत कितने दिन के लिए आपने खर्च कर रखी है जहां डाइनिंग टेबल रखी? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल फालतू में इतना वेस्ट कर रहे हैं पैसा। 5000 का 40 में गुणा कर लीजिए, लाखों रुपए की इनकम निकलती है जो आपने फालतू में घेर के रखी है वो जगह, जिसकी कीमत 500 रुपए स्क्वायर फीट है। आपके घर में डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का जगह घेर रही है? बेकार है कि नहीं? और बड़ा विचित्र मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा स्पेस देखकर घर बनाते हैं, फिर घर का स्पेस भरने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं। घर बनाते हैं स्पेस देने के लिए, फिर इसको घर देखने के लिए डाइनिंग टेबल ले आते हैं, सोफा सेट ले आते हैं। खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, उसको कबाड़ और कचरे से भर के रखते हैं। हमसे अच्छे वो गांव के शेतकरी हैं जिनकी अकल बहुत है। वो पता है डाइनिंग टेबल नहीं बनाते कभी, और वो फर्नीचर भी बनाते हैं तो कैसा फर्नीचर बनाते हैं जिसको 5 मिनट में इधर से इधर रिमूव कर सके, हटा सके। चारपाई बनाते हैं, चाहे तो बिछा लिया, चाहे तो उठा के रख दिया तो कितना बड़ा स्पेस मिल गया, और बिछा लिया तो उसका उपयोग हो गया। कितने होशियार अकल वाले लोग हैं, और ये इतने होशियार इसलिए है कि वो कभी पढ़ने नहीं जाते। जो पढ़े तो दिमाग खराब होता है। हम सब पढ़े लिखे लोग अपने घर में कूड़ा कचरा कबाड़ भर भर के, सोफा यहां लगा दिया, डाइनिंग टेबल यहां लगा दिया, निकलने को जगह नहीं है, और उसको पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं। कुछ दाम नहीं है उसका, कुछ दम नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब बेजान चीजें हैं। इसलिए मेरी तो आपको विनती है, डाइनिंग टेबल हटाइए तो थोड़ी जगह तो खाली मिले घर में, तो इसको सच में निकाल दीजिए। अगर बेचना है तो बेच दीजिए, और खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए। तो आप अब ये कहेंगे कि जी हमको तो बैठना ही नहीं होता, गुर्दे में इतना दर्द होता है इसलिए डाइनिंग टेबल पर बैठते। ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि कल के बाद आपके गुर्दे का दर्द मैं ठीक कर दूंगा। जमीन पर ही बैठ के खाइए, आपके गुर्दे 15 दिन में इतने अच्छे हो जाएंगे कि बहुत आसानी से आप बैठ पाएंगे। डाइनिंग टेबल की तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाना खाने का नियम, हड़ू हड़ू गया, सावकाश गया, थोड़ा थोड़ा खाइए, चबा चबा के खाइए। दूसरा नियम, हमेशा बैठकर खाना खाइए, खड़े होकर मत खाइए। अब आगे का तीसरा नियम खाना खाने का, ये बहुत ही महत्व का है और इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। खाना खाते समय कभी भी 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। खाना खाते समय कभी भी 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ मत खाइए। उदाहरण के लिए दही और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए। आपको दही से बनाई हुई कोई भी वस्तु खानी है तो दूध की कोई वस्तु साथ में मत खाइए। जैसे आपको कड़ी खानी है तो बासुंदी मत खाइए, बासुंदी खानी है तो कड़ी मत खाइए। दूध पीना है तो ताक मत पीजिए, ताक पीनी है तो दूध मत पीजिए। दूध और दही एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह से मध और तूप ये कभी भी साथ में मत खाइए। मध खाना है तो तूप मत खाइए, तूप खाना है तो मध मत खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल और दही ये बहुत ही खतरनाक है ये कॉम्बिनेशन। उड़द की दाल के साथ कभी दही मत खाइए, दही के साथ उड़द की दाल मत खाइए। इसी तरह से कांदा और दूध कभी भी साथ में मत खाइए, नहीं तो जिंदगी में इतनी खराब बीमारी आएगी कि आप परेशान हो। पापड़ और दूध कभी भी एक साथ मत खाइए, नहीं तो बहुत ही खराब तकलीफ आने वाली है आपको। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय शास्त्र में सबसे महान व्यक्ति जिनका नाम था भागवत, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है विरुद्ध वस्तुएं क्या क्या हैं।
वो लिस्ट तो विस्तार से मैं परसों आपको बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि ये सूत्र के रूप में बात हो रही है वो ये कि विरुद्ध वस्तुएं भोजन में कभी भी एक साथ मत खाइए, उनका ध्यान रखिए। और अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी ऐसे रोग नहीं आएंगे जो लाइलाज है। आजकल एक रोग आया है जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। ल्यूकोडर्मा आप समझते हैं, पांडरे दाग होना, शरीर पर पांडरे दाग हो जाते हैं। ये उन्हीं को होते हैं जो सतत विरुद्ध वस्तुएं खाते हैं। पांडरे दाग सबसे ज्यादा उन्हीं को होते हैं जो सतत विरोधी वस्तुएं खाते हैं। कांदा खाएंगे, उसके पीछे दूध पी लेंगे, दूध पी लिया है तो कांदा खा लेंगे। उनको मालूम नहीं है ये बीमारी एक बार घुस गई तो सालों साल निकलती नहीं है, और एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है। और कई बार विरुद्ध वस्तुएं साथ में खाएंगे, जैसे पापड़। पापड़ में अगर उड़द की दाल है और आपने उसके साथ खा लिया है दही या दूध, तो तैयारी रखिए, कभी भी हार्ट अटैक आएगा, कभी भी आएगा, बिना बताए आएगा। इसलिए आयुर्वेद ने बहुत सख्ती से नियम बनाया है कि हमें दो विरुद्ध वस्तुएं कभी भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम खाना है, चाय मत पीजिए, चाय पीनी है, आइसक्रीम मत खाइए, कॉफी पीनी है तो आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खाई है तो कॉफी मत पीजिए, गरम गरम भोजन किया है तो कभी भी आइसक्रीम मत खाइए, आइसक्रीम खानी है तो गरम भोजन मत करिए। ऐसी पूरी एक सूची है। इसको हमेशा मेरा सभी माताओं बहनों से विनती है कि ये सूची मैं परसों आपको विस्तार से बताऊंगा, आप कागज पेन जरूर लेके आना, लिख लेना, और इसको स्वयं पाक घर में टांग देना। कैलेंडर जहां है ना वहां पे ये रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं पाक घर में कई बार ऐसी चीजें हम करते हैं जो बहुत ही खराब होती है, और उसकी वजह से हम खुद इतने पीड़ित हो जाते हैं जिसमें लाखों रुपए हमारी जिंदगी के चले जाते हैं। वो एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाती। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सख्ती से ये नियम है, दो विरुद्ध वस्तुओं को कभी भी एक साथ नहीं खाना। फिर आगे का सूत्र, आपने खाना खाया है, उसके 3 नियम मैं अभी तक बता चुका हूं। पहला नियम कि धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी कभी नहीं खाना। दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया कि खाना हमेशा बैठकर खाना। तीसरा नियम मैंने बता दिया कि विरुद्ध वस्तु साथ नहीं खाना। अभी चौथा नियम जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत महत्व का है। दोपहर को अगर आपने खाना खाया है दोपहर को, तो 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है भोजन के तुरंत बाद। दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद 20 मिनट की विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है, और रात्रि का भोजन करने के बाद कम से कम 2 तास तक विश्रांति नहीं लेना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं। दोपहर का भोजन किया तो आपको तुरंत विश्रांति लेनी ही चाहिए, कोई काम करना नहीं, भोजन करते ही विश्रांति। और रात्रि भोजन किया है तो 2 तास तक विश्रांति कभी भी नहीं लेना। अब कारण क्या है? कारण मैं बता दूं, मैंने आपको कहा है, फिर वो दोहराता हूं, याद हो जाएगी बात। दोपहर को शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, और पित्त एक ऐसी अवस्था है जिसमें विश्रांति अगर ना हो तो और भड़कती है। अगर आपको पित्त है तो शांति से बैठ जाइए तो पित्त भी शांत हो जाएगा, और अगर आपने काम वाम करना शुरू कर दिया तो पित्त इतना भड़केगा कि पूरे शरीर में आग लगेगी। इसलिए दोपहर को आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी विनती है कि विश्रांति जरूर लीजिए दोपहर का भोजन करने के बाद, कम से कम 20 मिनट। कैसे लेना है ये भी बताएं। दोपहर को विश्रांति जो लेनी है वो आपकी ये जो लेफ्ट साइड है ना, मराठी में डाबा बाजू कहते हैं, डाबा, ये जो डाबा बाजू है आपका लेफ्ट साइड, ये साइड में विश्रांति लेना इस तरह से। इसको एक बहुत सुंदर शब्द के रूप में कहा गया वाम कुक्षी। वाम कुक्षी माने, वाम माने लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लेट के सोना 20 मिनट। आप बोलेंगे जी झोंक आ गई तो ले लेना, अगर झोंक आ गई तो ले लेना,
क्या फायदा है उसका वो मैं बताता हूं। रात्रि को 6 तास की झोंक और दोपहर को वाम कुक्षी में 40 मिनट से 1 घंटे की झोंक दोनों बराबर है। दोपहर को वाम कुक्षी के समय अगर 1 तास की नींद आई है उसका उतना ही लाभ है शरीर को जितना रात्रि की 6 तास की झोंक का होता है। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है, सब काम छोड़कर भोजन के तुरंत बाद विश्रांति ले लीजिए। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी में जितना जरूरी आपका शरीर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं कि जी हम तो सर्विस में हैं, बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, हम कैसे विश्रांति लेंगे दोपहर को भोजन के बाद। तो आपकी तो समस्या है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची जानकारी और आपको मजा आए ऐसी जानकारी देना चाहता हूं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही एक छोटा सा देश है उसका नाम है ब्राजील, एक देश है उसका नाम है मैक्सिको। ऐसे दुनिया में 23 देश हैं जहां की सरकारों ने दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति का कानून बना दिया। कानून बना दिया, कानून, लॉ। उनके देश में कोई भी कंपनी में दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांति अगर नहीं होगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर देती है। भारत में कब होगा? भारत में कब होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपने घर में ये कानून बना लीजिए कि दोपहर को खाना खाया है, आपको थोड़ी तो फुर्सत निकालनी ही है 20 मिनट विश्रांति के लिए, और वो वाम साइड माने लेफ्ट साइड में लेटकर आपको लेनी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है दोपहर को पित्त बहुत तीव्र होता है, पित्त की तीव्रता में भोजन ठीक से नहीं पचता, इसलिए पित्त भी शांत रहे तभी भोजन अच्छे से पचेगा, तो विश्रांति बहुत आवश्यक। लेकिन रात को भोजन के बाद 2 तास तक सोना नहीं, क्योंकि रात को कफ की अधिकता बहुत होती है और कफ की अधिकता में सोना तकलीफ देता है। इसलिए रात को भोजन के बाद 2 तास काम करिए, टहलिए, घूमिए, कुछ काम करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए। 2 तास के बाद ही सोइए। रात्रि को 8 बजे आपका जीवन हुआ तो 10 बजे सो सकते हैं, 7 बजे हुआ तो 9 बजे सो सकते हैं, 6 बजे हुआ तो 8 बजे सो सकते हैं। 2 तास के पहले कभी नहीं सोना। रात को दिन में भोजन करते ही विश्रांति ले लेना। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूं। अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, 20 मिनट विश्रांति का कोई समय नहीं है, तो आयुर्वेद ने आज के हिसाब से एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है। ये चरक ऋषि के समय नहीं थी, भागवत के समय भी नहीं थी, ये आज के आधुनिक आयुर्वेद के चिकित्सकों ने थोड़े रिसर्च करके बताया वो ये कि अगर आप वज्रासन में बैठ सकें थोड़ी देर तो वो भी काफी है। दोपहर के भोजन के बाद तुरंत थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाए। अब वो थोड़ी देर 3 मिनट से लेके 20 मिनट तक कुछ भी हो सकता। वज्रासन आप सब समझते, पीछे पांव करते, हाँ। तो दोपहर को भोजन के बाद अगर आपको विश्रांति लेने की कोई स्पेस नहीं है, माने सुविधा नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, तो वज्रासन में बैठ जाइए। ट्रेन में चलते चलते भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। इतना तो है सीट पर, 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा, तो वज्रासन जरूर कर लीजिए 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। 3 मिनट कम से कम, 20 मिनट अधिक से। अभी आगे का सूत्र है वो बहुत महत्व का है और आज से ही आप इसका पालन करें। विश्रांति जब भी लेनी हो, दोपहर को या रात को, तो आपका जो सिर है ये हमेशा पूर्व की दिशा में रहे तो सबसे अच्छा। पूर्व की दिशा में माने सूर्य की दिशा में, माने सोते समय सिर हमेशा पूर्व में रखिए। माने आपके घर में जो बेड है, जो बिस्तर है, उसका सिर हमेशा पूर्व की दिशा में रखिए। और अगर नहीं रख सकते तो दूसरी और आखिरी दिशा है वो दक्षिण की है। उत्तर और पश्चिम में कभी भी सिर करके मत सोना, नहीं तो बहुत जल्दी मृत्यु आएगी। उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है। क्यों है वो भी जानिए, वैज्ञानिक कारण है इसका, ये अंधविश्वास नहीं है, संपूर्ण विज्ञान है। वो क्या है आप जानते हैं? अपनी पृथ्वी है, इसका अपना एक गुरुत्व आकर्षण बल है।
ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं। और पृथ्वी के दो सिरे हैं, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। हमारा शरीर है ना, इसके भी दो सिरे हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। शरीर में, शरीर का जो ये सिर है ना, ये उत्तर माना जाता है और पांव है, ये दक्षिण माने जाते हैं। पृथ्वी का उत्तर है और दक्षिण है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी का उत्तर है, कल्पना करिए, और इसी तरफ आपने अपना सिर कर दिया, तो उत्तर सिर का और उत्तर पृथ्वी का उत्तर उत्तर मिलेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। ये फिजिक्स की बात है छोटी सी। एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपल्शन माने धक्का देना। तो पृथ्वी का उत्तर, हमारे सिर का उत्तर, दोनों एक ही दिशा में है, तो पृथ्वी का उत्तर का बल हमारे शरीर को धक्का मारेगा, सिर को धक्का मारेगा, तो इस पर दबाव पड़ेगा सिर पर, और सिर पर दबाव पड़ेगा तो पूरा शरीर आपका डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्बेंस आएगा? ब्लड प्रेशर आपका कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से। अब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हुआ तो आयुष्य आपका कम होने ही वाला है, तो मृत्यु जल्दी आएगी। आपने महसूस किया है और ये देखा भी होगा, हमारे घरों में किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो तुरंत उसका सिर उत्तर में कर देते हैं कि नहीं? मृत्यु होने के 1 मिनट पहले तक वो व्यक्ति का सिर पूर्व में हो सकता है, दक्षिण में, लेकिन जैसे ही मर गया तुरंत सिर बदलते हैं, पहले उसको तुरंत उत्तर में कर देते हैं। तो ये जिन्होंने ये नियम बनाया वो बहुत वैज्ञानिक लोग थे। इस नियम को आयुर्वेद ने बहुत गहराई से स्वीकार किया। तो सोने का समय कभी भी तय करें तो सिर की दिशा बहुत स्पष्ट से ध्यान रखिए कि पूर्व में ही सिर रखिए। पूर्व में क्यों? पूर्व एक ऐसी दिशा है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। पूर्व की दिशा में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है, उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में सबसे ज्यादा है। इसलिए पूर्व की दिशा सोने के लिए सबसे निरापद मानी जाती है। इस बात का प्रयोग मैंने मेरे शरीर पर 6 साल किया। ये बात बताने से पहले 6 साल मैंने मेरे ऊपर परीक्षण किया। मैंने लगातार 6 साल में उत्तर में सिर करके सोना शुरू किया और पश्चिम में भी करके सोना शुरू किया। दोनों ही दिशाओं में जब मैं सोया, सोने के तुरंत बाद मैंने मेरा ब्लड प्रेशर नापा, तो सोने के पहले और सोने के उठने के बाद दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। हर बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ मिला। सामान्य रूप से मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य है, लेकिन उत्तर में जब भी मैं सोया ब्लड प्रेशर बढ़ा, नींद अच्छी नहीं आई, स्वप्न बहुत खराब आए। और फिर मैंने थोड़े दिन पूर्व में सोना शुरू किया और उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य होता चला गया। ब्लड प्रेशर भी सामान्य, स्वप्न भी नहीं आते और नींद बहुत अच्छी आती। फिर मैंने आयुर्वेद के कई चिकित्सकों से इस पर बातें की और उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस वो सभी लोग कर चुके हैं, इसलिए आप हमेशा सोते समय पूर्व में सिर करें तो सबसे अच्छा है। और कोई मजबूरी हो जाए, कोई बहुत तकलीफ की स्थिति हो तो दक्षिण में कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिम बिल्कुल क्रॉस है। आज रात को ही अपने अपने घर का बेड की पोजीशन बदल लीजिए। जीवन भर निरोगी रहने के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। जैसे अच्छा भोजन बहुत जरूरी है, वैसे अच्छी झोंक बहुत आवश्यक है। अच्छी झोंक के लिए सबसे जरूरी नियम है पूर्व में सिर करके सोना। आगे का नियम यह है, वो ये कि आप जब भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी वस्तु आपके शरीर में अंदर जा रही है तो हमेशा बैठकर ही करिए। पानी पीना है तो भी बैठिए, खाना खाना है तो भी बैठिए, कुछ भी पीना खाना है तो बैठिए, खड़े खड़े कुछ मत करिए। ये खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, ये सब तकलीफ के आने वाले बहुत खराब लक्षण है। इतनी तकलीफ आएगी कि तकलीफ में ही आप चले जाएं। तो आयुर्वेद ने इस पर बहुत सख्ती से कहा है कि खड़े होके खाना, खड़े होके पीना, कुछ भी, दूध हो, ताक हो, रस हो, भोजन हो, नाश्ता हो, कुछ भी, ना खड़े होके खाना है ना खड़े होके पीना। कारण मैं आपको पहले बता चुका।
अब इसके आगे का नियम, इसके आगे का नियम है कि आप जब खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो एक खाना खाया माने सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन, तो दूसरा खाना, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। न्यूनतम समय 4 घंटे जरूरी है। मतलब इसका सीधा सा ये है कि 4 घंटे के पहले कुछ मत खाना। अभी 12 बजे खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाए वो 4 बजे के पहले नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक का नियम है वो 6 घंटे का है। दोपहर का भोजन और शाम के भोजन में अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे, कम से कम अंतर 4 घंटे। सवेरे का नाश्ता और दोपहर का भोजन कम से कम अंतर 4 घंटे, अधिक से अधिक अंतर 6 घंटे। इसको जिंदगी भर मेंटेन करिए आप, हमेशा इसको बना के रखिए अंतर को। फिर आप कहेंगे अगर 6 घंटे से ज्यादा अंतर हो जाए किसी कारण से, मान लीजिए कोई कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन रात को 8 बजे के पहले नहीं मिलने वाला, अब क्या करें? तो आप ध्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 घंटे आपके पूरे हो रहे हैं, सुबह का भोजन 10 बजे खाया, 6 घंटे पूरे हो जाएंगे 4 बजे, तो 4 बजे से लगातार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रहिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। हर आधा घंटे 40 मिनट में एक आधा गिलास पानी पी लिया, फिर अगले आधा घंटे 40 मिनट में फिर पानी पी लिया। नहीं तो जूस पी लीजिए, नहीं तो कुछ फल खा लीजिए, कुछ नहीं मिलता तो शेंगा खा लीजिए, नहीं तो हरभरा खा लीजिए, फुटाने खा लीजिए, गुड़ खा लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। क्यों? कारण उसका वही है कि आपके शरीर में हमेशा एसिड बनता है पेट में, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर पेट में कुछ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पचाने में उपयोग होता है, और अगर पेट में कुछ नहीं है तो वो एसिड ही आपके पेट को खाना शुरू कर देता है। और एसिड जब पेट को खाना शुरू करेगा तो उसी में से बीमारी निकलती है अल्सर, पेप्टिक अल्सर। माने ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है। अगर भूखा रहना है तो उसका फिर नियम है। जैसे उपवास करना है, तो उपवास का नियम है। 1 दिन का उपवास करना है उसका अलग नियम है, 2 दिन का करना है अलग नियम है, 8 दिन का करना है अलग नियम है, 15 दिन का करना है बिल्कुल अलग नियम है, 1 महीने का उपवास करना है उसके अलग नियम है। सभी उपवासों के अलग अलग नियम है और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए। लेकिन सामान्य नियम जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आधे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पीते रहिए, ताकि आपके शरीर को कोई भयंकर बीमारी ना लग जाए। हर आधा घंटे 40 मिनट में आधा गिलास पानी, 1 कप पानी, 150 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर तक पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी जरूर लेते रहिए। और उस समय जो आपने पूछा था कि नींबू मिलाया हुआ पानी लें तो थोड़ा बेहतर है, और उसमें थोड़ा मध मिला दें तो और भी बेहतर है। लेकिन आप में से कई लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जैन धर्म में मध का निषेध है, तो उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला के लेते हैं, पानी पीते रहिए। उपवास अगर आपको कितना भी करना है, 1 दिन का करना है या 1 महीने का, बीच बीच में पानी पीते रहिए। खाली मत रखिए पेट को। और पानी नहीं है तो पानी जैसा कुछ पीते रहिए, जैसे रस पीते रहिए, फल खाते रहिए। सभी फलों में 80% तक पानी ही होता है, केले को छोड़कर। केला एक फल है जिसमें पानी सबसे कम है, बाकी फलों में 80% तक, और कुछ फलों में तो 90% तक पानी होता है, जैसे द्राक्ष। तो फल खाते रहिए, बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहिए। उपवास की स्थिति में वो जरूर करिए। और सामान्य रूप से एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अधिक से अधिक 6 घंटे का अंतर, कम से कम 4 घंटे का अंतर रखिए। अब इसके आगे का नियम और भी महत्व का है। आप सुबह का खाना खाते हैं
तो उसका समय निश्चित कर दीजिए, और शाम का खाते हैं उसका भी समय निश्चित कर दीजिए। तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित करें? सुबह का खाना खाने का सबसे अच्छा समय है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का, सुबह का सबसे अच्छा समय। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का जो समय है, ये लंच का, सुबह के दोपहर के भोजन का सबसे अच्छा समय है। और शाम का 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो सुबह का खाना 9 से